चुनाव आयोग भाजपा की आयोग है, सीबीआई आयोग भाजपा की आयोग। कौन से ऐसे संस्थान बचे हैं जो इस देश में पंगु नहीं हो गए? उन्होंने उस धारा को समर्थन दिया जिनके बारे में कहते थे कि आरएसएस बहुत बड़ा जिम्मेदार है गोधरा और गुजरात के दंगों के लिए। आप अगर पैसे से मान गए तो ठीक है, ताकत से मान गए, डरा धमका के मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपकी नौकरी, आपके करियर को खा जाएंगे। वो चुनाव आयोग चुप है, ये सवाल बेईमानी है। चुनाव आयोग चुप ही रहेगा। और लगातार जो ये पूरा चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या संवैधानिक देश में इस तरीके की कार्रवाई को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार थी वो उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया कि बुलडोजर से उन सारे लोगों के घर तोड़ दिए जाएं जो आपके खिलाफ हैं, आपके विचार के खिलाफ हैं, आपके नीतियों के खिलाफ हैं। तो ये तमाम चीजें अभी तक भाजपा के सरकार में, रिजिम में हम लोग देख रहे थे। एक नई बात क्या हुई जो बिहार में देखने को मिली है कि अभी तक कुछ हद तक जो समाजवादी धारा में यकीन करने वाले लोग थे, ये मानते थे कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा के जैसा बर्ताव या व्यवहार नहीं करेंगे, वो उस लाइन को मेंटेन करेंगे, चाहे थोड़ा डाइल्यूट हुआ हो, चाहे वो भाजपा के समर्थन से ही सरकार बना रहे हो। लेकिन अभी तक हम कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों को भी देख रहे थे, तो ऐसे ऐसे चीजों पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड फॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी बदलाव जो इस जीत के बाद हुए, जैसा आप लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी जीत है, तो शायद चुनाव में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार को गुरेज नहीं है भाजपा की उस मशीनरी को इस्तेमाल करने में, जिससे चुनाव इस तरीके से भी जीते जाएं जिससे उस मशीनरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट थी उसको तोड़ दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। ये कॉन्फिडेंस वो लाते कहां से? ये इस बात से आती है कि एक बार जीत जाया जाए, एक बार किसी तरीके से सत्ता में आ जाया जाए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को हमेशा से प्रधानमंत्री बनने का बहुत शौक रहा है, लेकिन वो साथ में ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री हम तभी बन पाएंगे जब सब कोई विपक्ष की पार्टियां हमको मिलकर अकेले समर्थन कर दे। और अगर नहीं करोगे, देखिए ये किस तरीके की राजनीति है या चाटुकारिता इसको कहे कि अगर तुम हमको समर्थन नहीं करोगे जो भाजपा के विरोध में है तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। अरे आप राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का लड़ाई लेकर चले थे और उसकी थाली में जाकर बैठ गए जिनका इतिहास है इसको तोड़ने और बर्बाद कर देने का। और आप चुनाव के बाद ये वो हर काम कर रहे हैं जो भाजपा अपने राज्यों में करती रही है जहां वो बहुमत में है। तो नीतीश कुमार अभी तक एलाई हुआ करते थे भाजपा के, अब मुझे लगता है कि अब वो समय खत्म हो गया है जब उनको एलाई कहा जाए। वो भाजपा के एक बड़े कैडर के रूप में उभर रहे हैं जिनको भाजपा जाते समय अपने कैडर में, अपने संघ में, अपने विचारों में सम्मिलित कर लेगी। 4-5 साल पहले आप लोगों ने 4-5 साल से देख रहे हैं सीएनआरसी पे उनका स्टैंड आपने देखा होगा, बड़ा ढुलमुल रवैया, वॉकआउट कर जाना संसद से, उसके खिलाफ ना बोलना, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, कम्युनलिज्म, करप्शन। और अच्छा, पहले नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना गया, फिर उसके बाद बीजेपी वहाँ ऐलान करती है जो सम्राट चौधरी है कि हम बुलडोजर राज से जो है वहाँ कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अपना एक लिमिटेशन होता है। पहले आप समझिए कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के ललन सिंह। नीतीश कुमार को मालूम था कि अगर ये अपनी सरकार, इस सरकार से अपना समर्थन खींच लें और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिला लें तो सरकार गिर सकती है। लेकिन बजाय उसके उन्होंने उस धारा को समर्थन दिया जिनके बारे में कहते थे कि आरएसएस बहुत बड़ा जिम्मेदार है गोधरा और गुजरात के दंगों के लिए। तो उनके साथ समर्थन दिया और साथ में ये भी इंश्योर किया कि बिहार में भी इनकी सरकार बची रहे। उसके लिए इनको बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। आप कहे छीन लिया गया, छीन नहीं लिया गया, नीतीश कुमार ने दिया क्योंकि उनकी भी उतने उसमें। देखिए, अब हम लोगों को इस बात से बचना चाहिए, तमाम लेफ्ट पार्टियां या समाजवादी पार्टियां ये करती रही हैं कि नीतीश कुमार को बड़े बचा के चलती है। खत्म हो गया वो समय। नीतीश कुमार को आपको फोर फ्रंट पे लाके सवाल करना पड़ेगा। भाजपा से सिर्फ सवाल करना बिहार में बंद करना पड़ेगा क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार भी है। इसलिए नीतीश कुमार के चाहे बिना ये सब हो रहा है, मैं ये नहीं मानता हूं। और नीतीश कुमार ने अपने वैचारिक समझौते किए हैं, मैं ये भी मानता हूं। और नीतीश कुमार जो अपने आप को बहुत पुरोधा कहते रहे हैं, उनके ट्रिपल तलाक पे उनका स्टैंड देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस पे उनका स्टैंड देख लीजिए, जो अभी बाबरी मस्जिद पे छोड़ दिए गए सारे लोगों को, राम जन्मभूमि पे जो वर्डिक्ट आया उन पे उनका स्टैंड देख लीजिए। तो और उनके मंत्रियों का बयान देख लीजिए, कहते क्या है
कि चूंकि मेरे पास बहुमत नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं सिवाय वॉकआउट के। विरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना नंबर है कि वो पास करवा ले जाएंगे। तो देश आप में इस समय जो है एसआईआर को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा विरोध कर रही है विपक्ष। उसके बाद बीएलओ, तमाम बीएलओ की मौत भी है, मौतों का मामला आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। देखिए, चुनाव आयोग चुप है ये सवाल बेईमानी है। चुनाव आयोग चुप ही रहेगा। अब ये सवाल करना, आप लोग बार बार सवाल को वहां लेके जा रहे हैं जहां जनता उससे आगे निकल चुकी है। जनता ये जानती है कि ये चुनाव आयोग भाजपा की आयोग है, सीबीआई आयोग भाजपा की आयोग। कौन से ऐसे संस्थान बचे हैं जो इस देश में पंगु नहीं हो गए? तो कोई संवैधानिक संस्थान की अब बात ही छोड़ दीजिए कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्यों लेगा जिम्मेदारी? इससे आगे अब बात कीजिए कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कैसे हो, या उसके लिए संघर्ष कैसे किया जाए। हमारे हिस्से बस यही है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि बहुमत, कि जनता समझ गई है। 272 हस्तियां सामने आती हैं और कहती है विपक्ष बदनाम कर रहा है चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्था को। ठीक है, चुनाव आयोग को अगर बदनाम किया जा रहा है तो अब मैं 2-3 सवाल कहता हूं, और बहुत वाजिब सवाल कहता हूं कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले या 2 महीने पहले एसआईआर आप क्यों शुरू करते हैं? क्या आपके पास उससे लंबा वक्त था? मैं बताता हूं, मैं बिहार से आता हूं। जितने बीएलओज हैं और उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने फेयर तरीके से ये सारे सर्वे करके एसआईआर किया है। एक आदमी बता दीजिए बिना कैमरे के, बोल दे कि हाँ हुआ है। मेरे अपने कितने साथी हैं जो अधिकारी हैं अभी, और उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत इसमें घालमेल किया क्योंकि हमारा समय नहीं था, हम पे प्रेशर बन रहा है, ऊपर से ऑफिसर का प्रेशर आ रहा है कि हमको इस डेट तक देना है, चुनाव के 2 महीने पहले। जो काम 1 साल का है, जो काम जिसमें 1.5 साल लग सकते हैं, 2 महीने में जो किया, इसमें हड़बड़ाहट में क्यों किया? इसके लिए आपका जवाब नहीं है। क्या आपके पास समय नहीं था? तो ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपसे जब पूछा जाएगा कि जो वोट चोरी हो रहा है उसके जो एड्रेस, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा, तमाम पार्टियों ने कहा, लेफ्ट की पार्टियां ने कहा, सीपीआई-एमएल ने कहा कि आप पब्लिक क्यों नहीं करते हैं जो सीसीटीवी कैमरा है। ये कहते हैं कि माँ बहन का फोटो हम पब्लिक नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, तुम चोर हो ये बात मान लो ना। तुम पूरे देश में सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस की बात करते हो और यहाँ पे कह रहे हो कि नहीं उनकी प्राइवेसी का मसला है। किसी माँ बहन ने वो तुमको रोका? वो तो पब्लिक स्पेस में जाकर वोट दे रहे हैं भाई, कोई प्राइवेसी का कहां से मामला हो गया? सड़क पे लोग वोट देते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो देखने के लिए, जनता देख लेगी कि तुम चोरी कर रहे हो कि नहीं, तो प्राइवेसी का मामला हो गया। तुम चोर हो और तुम अकाउंटेबिलिटी से बचते हो। तो ये सारे इंस्टेंसेस इस बात की तरफ इंगित करते हैं। कुरैशी साहब ने कहा, एसवाई कुरैशी जो हमारे पूर्व चेयरपर्सन रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने क्या कहा कि इस तरीके से चुनाव आयोग की स्थिति कभी नहीं थी कि बिना बोले, बिना बात किए सरकार के कदमों में ऐसे झुक जाना। उनकी क्या मजबूरी है, जबकि बहुत अच्छे पक्ष होते हैं, जबकि बहुत पेमेंट मिलता है इन लोगों को, हमारा टैक्स पैसा का पेमेंट खाते हैं। मतलब जेएनयू का बच्चा आवाज उठा दे, यहाँ का स्टूडेंट सवाल कर दे सरकार से, तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहा है। तुम संवैधानिक संस्था में बैठे हो, तुम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हो, चोरी करवाते हो अब सरकार वालों को, तो तुम टैक्स का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये बाइनरी नहीं चलता है, और ये बाइनरी चलने भी नहीं दिया जाएगा। खासकर विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों से आवाज उठती रही है, जेएनयू से हमेशा आवाज उठता रहा है और आगे भी उठेगा। तो जब चुनाव आयोग भी इस तरीके के कुकृत्य में शामिल रहेगा, पुरजोर तरीके से सवाल उठाएंगे। चुनाव आयोग तक निष्पक्ष संस्था है, क्या मजबूरी है कि वो बीजेपी के एक गोदी में बैठ जाए, जिस तरह से बता रहे हैं विपक्ष में? दुनिया भर में जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई संस्थान बना है तो ये 2 पैमानों पे बनता है। एक जनता की आवाज के बदौलत, और दूसरा जो रूलिंग क्लास होता है, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, उनके शासन करने के चरित्र पे। अभी तक इस तरीके से जो फासीवाद जो हम लोग बार बार कहते हैं, उसको समझने की जरूरत है कि फासिस्ट ताकत क्या है। फासिस्ट ताकत यही है कि सारे संस्थाओं को अपने घुटने में ला के रख दो, सारे विरोध की उठती हुई आवाजों को अपने घुटने में। आप अगर पैसे से मान गए तो ठीक है, ताकत से मान गए, डरा धमका के मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपकी नौकरी, आपके करियर को खा जाएंगे। वो तमाम हथकंडे अपनाएंगे। एक बात और मैं बता दूं, जब फासीवाद कहता हूं तो ये जनता के मनोभाव का भी इस्तेमाल करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं बहुमत, बिल्कुल सही बात है। ये उस बहुमत का रिफ्लेक्शन आपको कहेंगे कि देखो मेरे जनता मेरे समर्थन में है, तो अब चुनाव आयोग भी प्रेशर में रहेगा कि अब चुनाव आयोग को कुछ बोले तो जनता, इनके पास तो जनता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि फांसीवाद उनकी अपनी मशीनरी के बदौलत होता है, उसके साथ साथ जनता के मनोभाव, उन इमोशनल मुद्दे पे उनको लुभा पाने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, जो पहले छुपा ली जाती थी या जो पहले पीछे रहती थी।
एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही कि पहले जो बात बंद कमरों में कही जाती थी किसी समुदाय के लिए, डेरोगेटरी सेंटेंस, आजकल मुसलमानों के बारे में बड़े डेरोगेटरी बात कही जाती है, जो पहले बंद कमरों में लोग डर के कहते थे, जिनकी समझ अच्छी नहीं थी, जिसको मैं कहता हूँ, वो अब पब्लिकली कहते हैं चाय पे बैठते हुए कि अरे ये सब तो ऐसा ही होता है, अरे ये समुदाय तो वैसा होता है। यह हिम्मत देने के लिए कौन आया? यह हिम्मत वो उससे मिलती है जब सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व ये कह दे जो आप बंद कमरे में कह रहे थे, तो उनको ताकत मिल जाती है कि अरे मेरा नेता तो स्टेज पर से कह रहा है और हम लोग बेकार का बंद कमरे में कह रहे थे, चलो मास में कहो। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कवायद हो रही है। आप मुस्लिम की बात की कि ऐसे कहा जा रहा है खुलेआम, तो देश में जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कवायद तेज है। हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना होगा, इन्होंने 100वीं वर्षगांठ भी शायद मनाई है, तो ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन ये हमारी ताकत है। और मैं सिर्फ संविधान की ताकत नहीं कहूँगा, संविधान की ताकत है, यहाँ के संघर्षों की ताकत है, यहाँ के उपनिवेश कॉलोनियल रिजीम के खिलाफ लड़ते हुए जो लोग शहीद हो गए उनकी भी उतनी ही योगदान है, उनका उतना इसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एक ऐसे मास को खड़ा किया जो कॉलोनियल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो एक धारा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो डाइवर्सिटी में यकीन रखेगा, जो एक कॉमनैलिटी को बचाने की बात नहीं करेगा, सिर्फ वो एक उस डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म, प्लुरल सोसाइटी को बचाने की बात करेगा, जिसके लिए पॉलिटिकल पूरा स्ट्रगल कॉलोनियल सिस्टम के विरुद्ध होता रहा है। तो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, सावरकर को जस्टिफाई करेंगे, गोडसे को जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग सिलेबस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा इनकी बहुत मजबूरी है कि सावरकर को भी जस्टिफाई करते हैं और साथ में गांधी का भी सामने सर झुका देते हैं। तो जिस व्यक्ति का इन लोगों ने मर्डर करवा दिया, गांधी को हत्या करवाने वाला नाथूराम गोडसे है, इस बात को बार बार कहा जाना चाहिए, और उसको उसके सामने लोग झुकने को मजबूर है। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि मेरे आदमी मार दे किसी को और मेरा आने वाला अगला जनरेशन उसके सामने झुके? तो इनको पता है कि जो मास है, जो यहाँ के लोग हैं, वो उस धारा में यकीन रखते हैं जो स्वतंत्रता की बात करता है, जो बंधुत्व की बात करता है, तुम्हारे हिंदुत्व की बात नहीं करता है। तो भाईचारा में यकीन रखने वालों के वजह से इनको गांधी के सामने भी, अंबेडकर के सामने भी और भगत सिंह के सामने भी झुकना पड़ता है। भगत सिंह को भले कितना भी भगवा पगड़ी पहना दें, लेकिन उनकी धारा वामपंथ की थी, उनकी धारा समानता की थी, बंधुत्व की थी, और वो रहेगी। और इनको मजबूर होना पड़ेगा जब तक ही इनकी धारा बची है ऐसे रोल मॉडल के सामने झुकने के लिए। हाँ, साथ में मैं सतर्क भी करूंगा कि उनके सहारे अपने रोल मॉडल को जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगत सिंह के सहारे सावरकर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गांधी के सहारे नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी सतर्क रहना पड़ेगा, ये होगा नहीं। एक अंतिम प्रश्न है, जिस तरह से बात हो रही, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी चीजें हैं, विपक्ष को लेकर इनके ऊपर दबाव है, ऐसा दबाव है कि लोग, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, कर नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? क्या देखिए, दो बात मैं बोलूंगा इसमें कि जब आप ये कहते हैं कि दबाव है, अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेज जब थे यहाँ तो उससे ज्यादा किसी ने दबाव झेला होगा क्या? लोग मारे गए हैं, लोगों पे इतनी भद्दी भद्दी यातनाएं उन्होंने झेली है कि आप उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको फ्री में नहीं मिलता है लोकतंत्र, आपको फ्री में नहीं मिलते हैं संवैधानिक संस्थाएं, आपको लड़ना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि डरे गए हैं, क्यों डर गए भाई? आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्स है। अरे हम विद्यार्थी नहीं डरे हैं यहाँ से, जिसके पास कुछ नहीं है, जेआरएफ के पैसे के लिए 5 महीना 6 महीना हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 6-6 महीने कर्ज में रहते हैं, वैसे इंसान को आप नहीं डरा पा रहे हैं। और आपके पास क्या नहीं है? आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ईसी बने हुए हैं, सीबीआई ऑफिसर हैं, आपके पास संसाधनों की कमी है क्या? आप आज नौकरी से रिजाइन भी कर देंगे तो क्या जिंदगी में आपके खत्म हो जाएगा? मैं इस थ्योरी में कभी यकीन नहीं करता था कि डर गए हैं तो आपको ऐसे संस्थानों में नहीं आना चाहिए था। इस संविधान के शपथ लेकर आप यहाँ पढ़ते हैं कि हम निर्भीक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो निर्भीकता कहाँ गया? एक चीज और है, तमाम चीजें, मीडिया की बात आती, चौथा स्तंभ माना जाता है। जिस तरह से आज का मीडिया है, वो तमाम बिहार में जो चुनाव हुए उसको देखा, क्या लगता है मीडिया मुखपत्र की काम कर रहा है बीजेपी का? मीडिया तमाम जो है देशद्रोही बता दिया जाता है, जेएनयू वालों को नाम लेते ही आप देशद्रोही बोल दिया जाता है। देखिए, जो उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही। और मेरा सिंपल सा मानना है कि जब तक ऐसी धारा जो खुद देशद्रोही रही हो, जो खुद तिरंगा अपने मुख्यालय पे, शाखा पे नहीं फहराई हो 50 साल तक, जो खुद गांधी का मर्डर कर दी हो, जो मुंबई ब्लास्ट में जो हमारे शहीद हुए जवान, उनके खिलाफ
उनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कितने भद्दे बयान का इस्तेमाल करती है। वैसे आदमी से आप कह रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं, वो कहेंगे। तो जब तक इस धारा के लोग आपको देशद्रोही कहते रहे तब तक आप आत्मविश्वास में रहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो ठीक कहने लगे तो थोड़ा डाउट कीजिए आप अपने ऊपर। तो देशद्रोही देशभक्त स्टिकर मार्केट में बिकता है, इनके संघ के शाखा के लोग बेचते रहते हैं। यहाँ भी एक छात्र संघ है, उससे जुड़ी हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये लोग बेचते हैं। उसमें नहीं फंसना है। वो इसलिए नहीं फंसना है क्योंकि उससे फिर आपकी जो मुकम्मल लड़ाई है, जो कोर लड़ाई है, वो आप भटक जाएंगे उससे। आपने जब बोला मीडिया का स्ट्रक्चर समझिए। मीडिया इज ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट क्लास, और कॉर्पोरेट क्लास की क्या मजबूरी है? उनको चाहिए बेनिफिट, उनको चाहिए प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट चाटुकारिता से ही निकल के आ रही है तो क्यों ना उसमें वो कंफर्टेबल फील हो। अगर वो पहले से उस धारा और उस स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हैं जिसमें आप बेनिफिट देते रहें और बाकी सब काम चलते रहे। आप कहें डर मीडिया में हमेशा रहा है। डर का जोखिम का काम तो मीडिया का है ही, सत्ता से सवाल पूछना। लेकिन वो सत्ता किस चरित्र की होगी, इस बात की गारंटी लेकर आप मीडिया नहीं बनते हैं। हो सकता है सत्ता बहुत निरंकुश हो सकता है सत्ता बहुत लोकतांत्रिक भी हो। तो उस धारा को आपको समझ के ही सब कैलकुलेशन करके कोई मीडिया में आता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया के लोग बहुत, जितने पहले मारे गए उससे कहीं ज्यादा लोग आज के समय में मारे जाते रहे हैं। और इसका 2 वजह है। मीडिया पहले भी मनुवादी था, लेकिन उसकी मनुवाद दबी हुई थी। बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया का उसको उभार मिला है इस सरकार के आने के बाद कि यार हम तो जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सच था। आरक्षण जो है खत्म हो जाना चाहिए। ये जो मुसलमान लोग इस देश में हैं उसको कब का पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। ये जो लोग हैं सरकार के खिलाफ बोलने वाले, ये विकास विरोधी हैं। ये छात्र लोग जो बोलते रहते हैं, इनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, ये एक गैंग के लोग हैं। तो ये धारा पहले से एक मौजूद था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये आके पब्लिकली बोले। वो मीडिया के पास कैमरा रिसोर्स पहले से था। इसमें एडिशन क्या हो गया कि आपको बहुत बढ़ चढ़कर रिसोर्स प्रोवाइड किए जाने लगे स्टेट से, सत्ता से, कि तुम जो चाहते थे, जो तुम कभी कल्पना करते थे अपने पहले कैमरे में बैठ के, इको चैम्बर में, आओ कैमरे पे बोलो, हम तुमको इसका मुंहमाना रकम देंगे। तो देखते हैं आपकी रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार जो जिस समुदाय से आती है, कायदे से हम यही उम्मीद करते रहे हैं कि भाई रूबिका लियाकत है, अपने समुदाय के लिए लड़ती होंगी। लेकिन आप सोचिए कि वो डर, वो पैसा, वो समझ सब 1 मिनट में कैसे समेट लिए जाते हैं किसी खास संसाधन के द्वारा, और वो उसके आवाज में आवाज मिलाने लगती हैं जो उनके समुदाय के खिलाफ बोला जा रहा है, जो इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इस देश को बनाने में कंधा लगाया है, योगदान दिया है, उसके खिलाफ आप आग उगलते हैं। तो ये जो चरित्र है, ये सिर्फ डर से नहीं आता है, ये आपके वैचारिक समर्पण से भी आता है। एक आपके वैचारिक संसाधन की जो कमी है, जिससे आप अपने आप को मजबूत करते हैं, इसकी कमी से भी आता है। तो मुझे लगता है कि जब भी इस तरीके का क्राइसिस हुआ है, एक ही तरीका है दुनिया में, जितने भी क्राइसिस हुए, हिटलर भी आया तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके ही आया था। तो उसका एक ही समाधान है कि जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वो तमाम पार्टियों को सड़कों पे आना पड़ेगा जो सत्ता के लिए सिर्फ व्याकुल ना हो। इंश्योर करना पड़ेगा कि सड़कें खाली ना हो, संसद भरने दीजिए उनके चाटुकार सांसदों और मंत्रियों से, लेकिन सड़क आपका होना चाहिए, सड़क पे संघर्ष आपका होना चाहिए। और इसी से देश बना है और इसी से देश बनेगा और बचा रहेगा।